दूसरा दूसरा खुदा किस्त नंबर 18। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन आम हो गया था। टेलीफोन की सिम 200 रुपये में मिल जाती थी और उसके अंदर 300 से ज़्यादा रुपए का बैलेंस होता था। सिम अपने नाम पर रजिस्टर कराने का कोई कानून नहीं था, इसलिए इन एजेंटों के पास सिमों की कोई कमी नहीं थी। जबकि इसके मुकाबले में ईरान में सिमों की कीमत बहुत थी। वहाँ पर एक सिम की कीमत 30-35 हज़ार पाकिस्तानी रुपए थी और वो लोग फ़ोन की एहतियात भी बहुत करते थे। तुर्की में हालात फिर भी ठीक थे। वहाँ पर सिम की कीमत नॉर्मल ही थी और नई सिम 1000 के करीब मिल जाती थी। इसी कीमत की वजह से पाकिस्तान में हमारे घर वालों को परेशानी होती थी, क्योंकि ईरान के अंदर सफ़र कर रहे हों तो डंकर एक शहर से दूसरे शहर या एक डंकर से दूसरे डंकर या ड्राइवर के पास बंदे पहुंचने की इत्तला हमारे एजेंट को तो ज़रूर देते थे, लेकिन हर लड़के की बात इसके घर वालों से नहीं करवा सकते थे और ये बात हमारे घर वालों की समझ भी नहीं आती थी। वो हमारे सब एजेंटों से लड़ना शुरू कर देते थे। सिर्फ एक और बात ये कि हमारे मकामी मेन एजेंट हमको आगे मज़ीद 4-5 एजेंटों को देते हैं। मैं आपको इन एजेंटों की तफसील भी बता देता हूँ। सबसे पहला एजेंट आपको कराची स्टेशन से वसूल करता है। वो आपको कराची से ईरान का बॉर्डर क्रॉस करवाता है और ईरानी गांव सोल्दान पहुंचाकर अपने पैसे वसूल कर लेता है। ये पैसे अमूमन 5 या 6 हज़ार के करीब होते हैं। इसका इन्हिसार मेन एजेंट पर होता है। कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जिनकी रोज़ाना 30-35 लड़के निकलते हैं, तो वो फी लड़के का 5,000 से भी कम देता है। जो छोटे एजेंट होते हैं इनके सिर्फ 3 या 4 लड़के होते हैं, तो वो 6-6 हज़ार भी अदायगी करते हैं। सुल्तान से दूसरा एजेंट लेता है और आपको पूरा ईरान क्रॉस करवाता है और माकू या सलमास पहुंचाता है। ये दोनों ईरान के छोटे छोटे सरहदी गांव हैं और कुर्द जंगजुओं से भरे हुए हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में फाटा की 7 एजेंसियां हैं, जहाँ पर पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट का कोई इख्तियार नहीं है और असले की फरावानी है। ईरान में हालात इतने बुरे तो नहीं, लेकिन फिर भी इस इलाके में ईरानी पुलिस का इख्तियार नहीं। जो लोग गैर कानूनी तरीके से ईरान में आते हैं, इनका कोई भी केस पुलिस में रिपोर्ट नहीं होता। माकू और सलमास तुर्की के साथ ईरान के 2 मुख्तलिफ गाँव हैं और इंसानी स्मगलिंग का गढ़ है। इसके अलावा भी शायद 1-2 और देहात हों, मुझे उनका पता नहीं। चूँकि मैं सिर्फ इन दोनों देहात में रहा हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ इन दोनों का ही पता है। दूसरा एजेंट ईरान के इन देहातों में पहुँचाकर पैसे ले लेता है। इसके बाद कुर्द एजेंट होता है। वो माकू या सलमास से लेता है और तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करवा कर तुर्की के एक छोटे से शहर दोगु ब्यास पहुँचाता है। ये बॉर्डर से तकरीबन 30 किलोमीटर अंदर एक निस्बतन बड़ा शहर है। माकू या सलमास से दोगु ब्यास करीबन 40 से 50 किलोमीटर का फासला बनता है और इस फासले को वो कुर्द एजेंट 15 से 20 हज़ार के करीब रुपए लेता है। एक लड़के का अगर वो 15,000 वसूल करे तो 100 लोगों का 15 लाख रुपए बनता है। इस कदर ज़्यादा पैसा वो लोग तो दिनों में ही अरबपति क्यों नहीं हो जाते और इतने ज़्यादा पैसे क्यों लेते हैं, इसका जवाब आगे तफसील में दिया जाएगा। दोगो ब्यास से ड्राइवर हजरात उठाते हैं और इस्तांबुल तक पहुंचाते हैं। इस्तांबुल में हाउस इंचार्ज होते हैं। वो लड़कों को इस्तांबुल में महफूज रहाइश देते हैं और खाना देते हैं। ये हाउस इंचार्ज सिर्फ यही सहूलत फराहम करने की कीमत वसूल करते हैं। पुलिस और दूसरे इदारों से महफूज रखना, लड़कों को इस्तांबुल में वसूल करना और आगे यूनानी डंकरों को देना, इनका यही काम है। उसके बाद यूनानी डंकर या एजेंट या लांच वाले होते हैं। ये लड़कों को इस्तांबुल से वसूल करते हैं और यूनानी बॉर्डर क्रॉस करवा कर अलेक्जेंडर पोली ले जाते हैं। या यूनान की हुकूमत लड़कों को यूनान में सियासी पनाह की बुनियाद पर रहने की इजाज़त दे देती है। यहाँ पर सियासी पनाह का काफ़ी चांस होते हैं, लेकिन हमारे मेन एजेंट ये रिस्क नहीं लेते। वो लड़कों को इस शहर से 1000 किलोमीटर दूर एथेंस शहर में लाते हैं। इस शहर में भी हाउस इंचार्ज होते हैं जो लड़कों को वसूल करते हैं और उनकी इनके घर में बात करवाते हैं। पाकिस्तान वाले एजेंट यूनान तक के सफ़र के 6-7 लाख रुपए वसूल करते हैं और इसके बाद आपको एथेंस शहर में आपके मतलूबा दोस्त, भाई या कज़न के घर छोड़कर आ जाते हैं। यह है पाकिस्तान के यूनान की टोटल गेम। आपको पाकिस्तान से आपके घर से उठाते हैं और हज़ारों किलोमीटर दूर आपके मतलूबा घर तक पहुँचाकर पैसे लेते हैं। रास्ते में आप 7-8 एजेंटों के हाथों में बिकते हैं और 2-2.5 महीने का सफ़र तय करके आखिर यूनान तक पहुंच जाते हैं। इस सफ़र में आप कदम कदम पर मौत से बचते हैं। पुलिस, आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, गर्ज़ ये कि एजेंट आपको हर जगह से बचा कर निकाल ले जाते हैं। ये अरबों रुपए की गेम होती है और इसमें सैकड़ों लोग मुलविस होते हैं। मेरे ख्याल में मुझे वापस मंद के उस भीड़ वाले फार्म में चला जाना चाहिए जहाँ पर मैं नवीद के साथ फार्म की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था। नवीद ने कपड़ों वाले बैग को सर के नीचे रख लिया था और अब आराम से सो रहा था। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था।
जहन बार बार ईमान की यादों की तरफ पलट रहा था, लेकिन मैं कोशिश करके इसे इस चीज़ से रोक रहा था। ईमान की याद अब बहुत तंग करने लग जाती है। रात को पैदल बॉर्डर क्रॉस करना था, जो कि पूरी रात का सफ़र था, इसलिए अभी सोना चाहता था, लेकिन ईमान की यादें सोने नहीं दे रही थी। दिल एक बार फिर कटना शुरू हो गया था। मैंने दीवार के साथ टेक लगाई और आंखें बंद कर ली। मज़ीद 1 घंटे तक ऐसे ही ईमान की यादों से लड़ते लड़ते मैं सो गया। सारे नेक लड़के थे। पंजाब से कराची और फिर कराची से यहाँ मन तक के सफ़र ने इन लड़कों को थका दिया था। पहली बार घर से निकले थे, इसलिए अब जिनको जगह मिली तो वो सारे ही सो गए। वक्फे से 1-2 लड़के क़ज़ाए हाजत के उठते रहे, लेकिन मैं और नवीद मुसलसल सोते रहे। वक्फे से 1-2 लड़के क़ज़ाए हाजत के उठते रहे, लेकिन मैं और नवीद मुसलसल सोते रहे। हमारी आंख उस वक्त खुली जब डंकर आया और इसने आकर सब लड़कों को जगाना शुरू कर दिया। चलो माड़ा जल्दी करो, अभी आधे घंटे में इधर से निकलना है, उठो उठो जल्दी करो। वो पाँव से लेटे हुए लड़कों को ठोकरे मारकर जगा रहा था। उसने आधे घंटे का कहा, लेकिन इसके ठुड्डों की वजह से लड़के 5 मिनट में तैयार होकर बैठ गए। गाड़ी आधे घंटे के बजाय 40 मिनट में आई। इसने 35-40 लड़कों को गाड़ी में बिठाया और बॉर्डर की तरफ ले गया। गाड़ी ने हमें इस छोटी छोटी झाड़ियों वाले जंगल में ले जाने में सिर्फ 10 मिनट लगाए थे। वहाँ से आगे पैदल बॉर्डर क्रॉस करना था। हमें वहीं छोड़कर गाड़ी वापस चली गई और इसके बाद दूसरा और फिर तीसरा फेरा लगाया। 1-1.5 घंटे में हम सब 100 लड़के से ज़्यादा जमा हो गए और 6-7 डंकर थे। डंकर डंकी लगवाने वाले को कहते हैं। डंकर डंकी लगवाने वाले को कहते हैं। ये लोग हमें पैदल या बॉर्डर या चौकियाँ क्रॉस करवाते हैं। गाड़ी में लेकर जाने वाले को ड्राइवर ही कहते हैं, जबकि पैदल ले जाने वाले को डंकर कहा जाता है। इन डंकरों ने हमें 2-2 हिस्सों में तकसीम किया और 3 डंकर पहले वाले ग्रुप को लेकर चले गए। मैं और नवीद दूसरे ग्रुप में थे। डंकर ने हमें इधर ही खामोश बैठे रहने को कहा और ख़ुद चारों एक तरफ होकर खड़े हो गए। आधे घंटे तक हम लोग इधर ही बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने उठने का इशारा किया और फिर 2 डंकर हमारे आगे आगे चलने लगे, इनके पीछे पीछे। हम 40-50 लड़के एक कतार बनाकर चलने लगे। एक डंकर सबसे पीछे चला गया और एक आगे पीछे का चक्कर लगाने लगा। राजी भाई, और कितना दूर है? मैं थक गया हूँ चलते चलते। नवीद के चेहरे के थकावट के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। 2 घंटे तक रात को मुसलसल इस नीम पहाड़ी इलाके से गुजरना बहुत मुश्किल था। लड़के पहली बार पैदल चल रहे थे, इसलिए 1 घंटे में ही थक गए थे। अभी तो 6-7 घंटों का मज़ीद सफ़र था, लेकिन लड़के अभी से थकना शुरू हो गए थे। डंकरों को इस बात का पता था, क्योंकि इनका ये रोज़ाना का काम था, और अब वो धीमी आवाज़ में लड़कों को गालियाँ देना शुरू हो गए और छड़ियाँ भी मारने लगे। जो भी लड़का पीछे रह जाता इसे वो आगे की तरफ धक्का देते और मारते थे। लड़के मार धक्के और गालियाँ सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन कोई भी शोर नहीं कर रहा था। डंकरों ने चलने से पहले वाज़ेह कर दिया था कि अगर किसी भी लड़की की आवाज़ आई या वो थक कर गिरा तो इसे वहीं छोड़ देंगे, और बलूचिस्तान के इस इंतहाई ख़तरनाक इलाके में छोड़ने का मतलब सिर्फ मौत ही था। जो भी लड़का इस ग्रुप से अलहदा हो जाता, फिर वो उन दहशत गर्दों के हाथ चढ़ जाता जो पूरे बलूचिस्तान में फैले हुए थे और जिनके नज़दीक इंसानी जान की कीमत एक मक्खी या मच्छर जैसी थी। इसे लड़के बर्दाश्त से काम ले रहे थे और गिरते पड़ते साथ चलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने नवीद का बैग पकड़ा और उसका हाथ पकड़कर इस पर साथ चलाने लगा। मेरे पास कोई बैग नहीं था। जितने भी कपड़े थे वो मैंने पहने हुए थे और सिर्फ एक पानी की बोतल मेरे हाथ में थी, जबकि नवीद के पास पूरा बैग कपड़ों का था, जिसमें सूखे चने और बिस्किट के पैकेट थे। मैंने पानी वाली बोतल को नवीद के बैग में डाल लिया। नवीद के कंधे से बैग उतरा तो इसको कुछ हौसला हुआ और वो मेरे साथ साथ चलने लगा। अब ठीक हो ना नवीद? मैंने इसको देखते हुए पूछा। अंधेरा होने की वजह से मुझे इसके चेहरे के खदोखाल तो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी चेहरा नज़र आ रहा था। जी राजी भाई, अब मैं ठीक हूँ, इसने जल्दी से कहा और मेरे साथ साथ चलने लगा। मैंने अभी तक इसका बाजू पकड़ा हुआ था। राजी भाई, अब बिल्कुल हमारे घर के फ़र्द बन गए हो। आपसे बहुत मोहब्बत होगी हम लोगों को। वो मुसलसल मेरे साथ साथ चल रहा था। सिर्फ 1 महीने में ही आपने हमारे पूरे घर का दिल जीत दिया है। आप बहुत अच्छे हो राजी भाई। आपको किसी का भी दिल जीतने का हुनर आता है। मैं चलते चलते रुक गया। नवीद यार, मुझे दिल जीतना नहीं आता। मेरी पूरी ज़िंदगी लग गई है सिर्फ एक शख्स का दिल जीतने में, और वहाँ भी नाकाम रहा हूँ। दिल जीतने का हुनर खुदा ने मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं। चलो चलो, रुकना नहीं। पीछे से अमल डंकर ने एक ज़ोरदार छड़ी मेरी पूँछ पर मारते हुए कहा, इधर बहुत ख़तरा है, माड़ा जल्दी जल्दी चलो। मैं खामोशी से नवीद के साथ साथ चलने लगा। लड़के अब एक एक करके लड़खड़ाना शुरू हो गए। 40-50 लड़कों का ग्रुप अब मज़ीद 3 ग्रुपों में तकसीम हो गया था। एक ग्रुप में वो लड़के थे जो बिल्कुल ठीक थे और वो डंकर के कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। वो हमसे बहुत आगे निकल गए थे। मैं और नवीद दूसरे ग्रुप में रह गए जो नॉर्मल थे और थोड़ा थोड़ा आहिस्ता चल रहे थे। हमारे पीछे 7-8 वो लड़के रह गए थे जिनसे बिल्कुल ही चला नहीं जा रहा था। वो डंकर इन लड़कों के साथ रह गए थे।
इन्होंने लड़कों के बैग खुद उठा लिए थे और उनका हाथ पकड़कर चलाने की कोशिश कर रहे थे। डंकरों को पैसे लड़कों को बॉर्डर क्रॉस करवाने पर ही मिलते थे और इनके लिए एक एक लड़का कीमती था। वो लड़कों को इधर नहीं छोड़ सकते थे। ऐसा कभी कभी होता है कि जब कोई लड़का पीछे रह जाता था, लड़की की ज़िंदगी और मौत का इन्हिसार तो इसकी किस्मत पर होता था। अगर वो आर्मी या पुलिस के हत्या चढ़ जाता तो बच जाता, लेकिन अगर किसी और के हाथ लग जाता फिर मौत ही इस बेचारे का मुकद्दर ठहरती। इसके अलावा डंकर कभी भी लड़कों को पीछे नहीं छोड़ते थे, क्योंकि लड़का छूट जाने की सूरत में एजेंट फिर कभी भी इस डंकर को दोबारा लड़के नहीं देते। ये ऐसा कानूनी कारोबार है जिसमें एतबार ही सब कुछ होता है। जो भी डंकर लड़का छोड़ देता है उसका नाम खराब हो जाता है और उसे दोबारा काम नहीं मिलता। लड़की की ज़िंदगी और मौत से इनको कोई लगाव नहीं होता। इनको सिर्फ अपने कारोबार से मतलब होता है और वो अपने इसी कारोबार को बचाते हैं। इन 7-8 लड़कों को भी डंकर हर हाल में आगे लेकर जाते हैं। बाकी लड़के अगर 7-8 घंटों में पहुंचते हैं तो इन लड़कों को 10-10 घंटों का सफ़र करवाते हैं और आखिरकार ले ही जाते हैं। वैसे भी यही फासला डंकर 4-5 घंटों में तय कर लेते हैं, लेकिन लड़कों की वजह से ये फासला 7-8 घंटे का होता है। अगले 1 घंटे तक मुसलसल चलने पर हमें एक खाई के अंदर पहले वाले ग्रुप के लड़के बैठे हुए नजर आ गए। ये हमारे ही ग्रुप का पहला हिस्सा था। हमारे डंकर ने हमें भी इनके पास बिठा दिया और बाकी लड़कों का इंतज़ार करने लगे। आधे घंटे तक पीछे रह जाने वाले 7 लड़के भी आ गए। वो लड़के आते ही वहीं गिर गए। डंकरों ने जल्दी जल्दी इनको ज़मीन पर लिटाया और इनकी टांगों की मालिश करने लगे। वो इंतहाई तेज़ी से इनकी टांगों और पैरों की मालिश कर रहे थे। बाकी लड़के ठीक थे, लेकिन वो 7 लड़के बिल्कुल पैदल चल चल कर जैसे ख़त्म हो गए थे। अगर इनकी टांगों में गिल्टियाँ पड़ जाती तो फिर वो लड़के कभी भी आगे नहीं चल सकते थे। यही वजह थी कि डंकर इन लड़कों की टांगों की मालिश कर रहे थे और इनको अगले सफ़र के लिए तैयार कर रहे थे। गिल्टियाँ तो हमारी टांगों में भी पड़ गई थी, लेकिन हम बाकी लड़के निस्बतन मजबूत थे और इन गिल्टियों को बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन इन डंकरों ने लड़कों की टांगों में गिल्टियाँ नहीं पड़ने दी। आधे घंटे तक वो लड़के बिल्कुल ठीक हो गए थे और अगले सफ़र के काबिल हो गए थे। मड़ा, तुम में से किसी के बैग में पैसे वगैरह हैं तो निकाल ले और ज़रूरी कपड़े भी निकाल कर ऊपर पहन ले। आगे का सफ़र तुम सब लड़कों को बगैर बैगों को ही करोगे, डंकर ने कहा तो वो 7 लड़के इसकी मिन्नतें करने लगे। डंकरों को मालूम था कि लड़के इन बड़े बड़े बैगों के साथ सफ़र नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो इनसे बैग लेकर बैगों से फालतू सामान निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगे। इन डंकरों ने सिर्फ इतनी मेहरबानी की नहीं, उन्होंने बैग हल्के करके वापस कर दिया। धमकी भी दी कि अगर इनमें से एक भी लड़का पीछे रहा तो उसका पूरा बैग उधर रास्ते में ही छीन कर फेंक देंगे। 10 से 15 मिनट मजीद इधर बैठने के बाद हम एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। 40-45 मिनट तक इधर बैठे रहने से हमारी थकावट काफ़ी हद तक उतर गई थी और हम अगले सफ़र के लिए तैयार हो गए थे। हम अभी तक पाकिस्तानी इलाके में ही थे और मज़ीद 1 घंटे में बॉर्डर आना था। इसके बाद ईरानी इलाका शुरू हो जाता। बिल्कुल घुप अंधेरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमें कतार के एक सिरे से दूसरा सिरा नज़र नहीं आता था। डंकी में बहुत से लड़के सिगरेट पीते थे, लेकिन डंकरों ने सिगरेट सख्ती से पीने से मना किया था। सिगरेट के आगे सुलगने वाला सिरा दूर से नज़र आ जाता था। ईरान का बॉर्डर तकरीबन रेगिस्तानी इलाका था और सिगरेट का दूसरा सिरा 3 किलोमीटर से भी नज़र आ जाता और ईरानी फ़ौजी देखते ही गोली चला देते थे। पाकिस्तानी एफसी या आर्मी वाले इतनी जल्दी गोली नहीं चलाते थे, क्योंकि बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तानी फ़ौजियों को गोलियां गिन कर दी जाती हैं और उनका बाकायदा इंदराज होता है। अगर वो एक भी गोली रात को चलाते हैं तो फिर सुबह इसका हिसाब देना पड़ता है। 2-2, 3-3 इंक्वायरियाँ होती हैं। चूँकि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का ख़तरा था, इसलिए इंटेलिजेंस के इदारे बहुत ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करते थे। कई कई घंटे इस फौजी से पूछ कुछ होती थी और आखिर में इंटेलिजेंस वाले रिपोर्ट फाइनल करते हैं। बॉर्डर पर गोली चलने की सूरत में ईरान में भी जवाब तलब करता है और इनको मुकम्मल इंक्वायरी करके बताया जाता है कि सिर्फ एक गलती थी, कोई दहशत गर्दी नहीं थी। पाकिस्तान में आर्मी बहुत कंट्रोल थी, जबकि ईरान में सब कुछ नहीं होता था। माशी पाबंदियों के बावजूद वो एक अमीर और बड़ा मुल्क था। बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन की वजह से दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे, इसलिए ईरान वाले बिला दरेग बॉर्डर क्रॉस करने वाले को गोली मार देते थे। बॉर्डर क्रॉस करने वाले और मरने वाले आमतौर पर पाकिस्तानी होते थे और ईरान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिगरेट के एक हल्के से शोले पर भी गोली चला देते थे। ईरानी बॉर्डर पुलिस के पास रात को देखने वाला नाइट विजन टेलीस्कोप होती थी, लेकिन ड्यूटी पर बैठा हुआ एहलकार 24 घंटे तो टेलीस्कोप आंख पर नहीं लगाकर बैठा रहता। मुझे एक बार टेलीस्कोप में देखने का इत्तेफाक हुआ। इसमें 1 मिनट से ज़्यादा मुसलसल नहीं देखा जाता। हर तरफ अजीब सा सुर्ख कलर होता है, इसलिए एहलकार ऐसे ही ड्यूटी देता रहता है। इसके अलावा बॉर्डर बहुत बड़ा है और कई कई किलोमीटर तक ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। कोई चेकिंग, कोई बॉर्डर पोस्ट नहीं होती थी। डंगरों को बॉर्डर के एक एक के चप्पे का पता था। वो हम लड़कों को इन्हीं रास्तों पर लेकर जाते थे और बॉर्डर क्रॉस करवाते थे। ये सब बातें आज से 15-20 साल कबल की हैं।
उस वक्त ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों मुल्कों के बॉर्डर खुले हुए थे। आए तो हालात बहुत मुख्तलिफ है और बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर तो तकरीबन सील हो गया है और ईरान के साथ भी बहुत सी चेक पोस्ट बन गई हैं। ईरान का बॉर्डर तो अभी भी क्रॉस होता है, लेकिन अब ईरान वाले भी गोली मारने से गुरेज करते हैं, वरना उस दौर में ईरान वाले अपने बॉर्डर पर गोली मार देते थे। इसके अलावा तुर्की वाले भी एहतियात नहीं करते थे। इनको भी कुछ जंगजुओं से ख़तरा था और इनके अलावा इन डंके में स्मगलिंग भी होती, इसलिए तुर्की वाले भी गोली चला देते थे। राजी भाई, आप बैग मुझे पकड़ा दो, मैं उठा लूँगा। नवीद ने मेरे कंधे से बैग उतारना चाहा तो मैंने इसे मना कर दिया। दे दो भाई, आप थक गए होंगे। इससे एक बार फिर जोर दिया, लेकिन अब की बार मैंने इसे बैग ना पकड़ाया तो, बल्कि इसका हाथ पकड़ा, इसे अपने साथ साथ लेकर चलने लगा। भाई आप थक जाओगे, इसे मेरे चेहरे को देखने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। अंधेरे की वजह से इसे मेरे चेहरे के तासुरात तो नहीं मिल सके, लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था। यार मैं थकने वाली चीज़ नहीं हूँ, और वैसे भी आप मालिक हो, मैं आपका मुलाजिम हो, और मुलाजिम के होते हुए मालिक काम करे अच्छा नहीं लगता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुराने लगा। भाई मालिक तो आप हो हमारे, जो मोहब्बत और इज़्ज़त आपने हमारे घर को दी है, इस हिसाब से तो हम आपके मुलाजिम बनते हैं। इसने मेरे हाथ को दबाते हुए कहा। ए माड़ा चुप, 24 घंटे बातें ही करते रहते हो, ये बॉर्डर है, यहाँ खामोशी से चलो। अब की बार नवीद की बारी थी। डंक ने छड़ी मारी तो काफ़ी ज़ोर से मारी। नवीद ने इसे सिंधी में एक मोटी सी गाली दी। नवीद की बदकिस्मती थी कि इस डंकर को सिंधी आती थी। इसने एक और छड़ी मार दी। पिछले 2 साल से ये डंकरी कर रहा हूँ। सिंधी, पंजाबी, उर्दू और फारसी सब ज़ुबानों की गालियाँ तो आती हैं मुझको। अब की बार इसने पंजाबी में गाली दी। मैंने नवीद को आगे से कहला और हम दोनों आगे आगे बढ़ गए। ये बॉर्डर था, हम यहाँ पर किसी से लड़ने नहीं आए थे, वैसे भी कसूर हमारा ही था। अगर ऐसे ही लड़का बातें करने लग जाता तो इन 40-45 लड़कों का शोर बॉर्डर पर मौजूद चौकी तक भी चला जाता और फिर हमारा बॉर्डर क्रॉस करना मुश्किल हो जाता। मैं नवीद को लेकर खामोशी से चलता रहा। आगे जाकर डंकर ने सब लड़कों को रोक रखा था। मैं और नवीद भी जाकर खड़े हो गए। अब की बार कोई भी लड़का लेट नहीं हुआ था। 10 मिनट तक सारे लड़के इकट्ठे हो गए। अभी यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 15 मिनट दूर है। अब कोई भी लड़का नहीं बोलेगा। ईरानी बिलादरे गोली मार देते हैं, इसलिए बराए मेहरबानी बस खामोशी से चलते रहना और कोई लड़का भी पीछे नहीं रहेगा। अगर कोई लड़का रह गया तो फिर इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। यहाँ पर हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। सिर्फ 1 घंटे तक का सफ़र मुश्किल है। इसके बाद हम 2 किलोमीटर ईरान की हदूद के अंदर चले जाएंगे और फिर आगे का सफ़र आसान हो जाएगा। इसके बाद ज़्यादा सख्ती नहीं होगी। हम लोग मज़ीद 4 घंटों तक सोल्दान पहुँच जाएंगे। वहाँ पर सबको खाना भी मिलेगा और सोने के लिए जगह भी मिल जाएगी। डंकर ने धीमी आवाज़ में लड़कों को हिदायत देते हुए कहा। थोड़ी देर तक हम ऐसे ही खड़े रहे। इसके बाद आगे बॉर्डर की तरफ से हमें टॉर्च की हल्की सी रोशनी नजर आई। टॉर्च की लाइट सिर्फ एक लम्हे के लिए जली थी, इसके बाद बुझ गई। वो हमारा ही डंकर था जो ईरानी गांव सोल्दान से आया था। उधर बॉर्डर के ऊपर छुपा हुआ ईरानी गश्ती बॉर्डर की नकल हरकत देख रहा था। सब हालात ठीक होने की सूरत में ही वो सिग्नल देता था और फिर हम लोग आगे बढ़ते थे। यूरोपीय ममालिक में रहने वाले कुछ दोस्त इसे हैरानी से पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हालात ख़राब नहीं, दहशतगर्दी नहीं। यूनान से मकदूनिया या मकदूनिया से सर्जिया का बॉर्डर क्रॉस करना मुश्किल तो है, लेकिन बॉर्डर्स पर जानकर कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर इन सबसे ख़तरनाक है। सन 2006 में हालात ज़्यादा ख़राब थे और ईरान वाले बॉर्डर क्रॉस करने वाले किसी भी आदमी को गोली मार देते थे। ऐसे वाक़े रोज़ाना तो नहीं होते थे, फिर भी महीने में एक बार जब बहुत ही जालिम फ़ौजी ड्यूटी पर होता था तो वो गोली मार देता था। ये गश्ती पार्टी वाले फ़ौजी होते हैं और अगर कोई लड़का इनकी गोली का शिकार हो जाता है तो पता ही नहीं चलता कि किसकी गोली से मरा है। वो अमूमन पाकिस्तानी लड़का होता है और ईरान वाले इंक्वायरी की जहमत भी नहीं करते। डंकरों ने लाइट का इशारा देख लिया था। वो हम सब लोगों को लेकर बॉर्डर की तरफ चल पड़े। हम लोग वो धीमी रफ्तार से चल रहे थे। सारे डंकर हमारे पीछे पीछे थे, सिर्फ एक डंकर आगे आगे चल रहा था। यह लम्हा सबसे ज़्यादा हसास और ख़तरनाक था। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। डंकरों का तो ये रोज़ का काम था, लेकिन हम सब लड़के पहली बार किसी मुल्क का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। अगले 15-20 मिनट में हम पाकिस्तान से ईरान चले जाते। एक नया मुल्क, नई ज़ुबान, सब कुछ ही इन 15 मिनट में बदलने वाला था। गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना ज़िंदगी और मौत का मामला होता है और हम इसी ज़िंदगी और मौत के दोराहे पर आकर खड़े हो गए थे। अभी हम बॉर्डर से सिर्फ कुछ ही कदम दूर थे जब मशीन गन का एक लंबा ब्रस्ट फायर हुआ। हमारी बदकिस्मती के ईरान की कोई गश्ती पार्टी खिलाफ मामूल इधर आने निकली थी और उन्होंने हम लोगों को देख लिया था। ब्रस्ट इन्हीं की तरफ से फायर किया गया था। बैठो बैठो, नीचे बैठो, मारा नीचे बैठो। हम लड़के मशीन गन का ब्रस्ट सुनकर भागने लगे थे, लेकिन डंकरों ने हमें भागने से रोक लिया। वो हमारी पूरी कतार में ऐसे खड़े थे कि इन 5 डंकरों ने तकरीबन हमें घेरा हुआ था।
जब हम फायरिंग से डरकर भागने लगे तो इन डंकरों ने हमें रोक लिया और मार मार कर नीचे ज़मीन पर बिठाने लगे। 1 मिनट से भी कम वक्फे में इन डंकरों ने हम सब लड़कों को ज़मीन पर बिठा दिया। मशीन गन का सिर्फ एक ही बरस्ट फायर हुआ था। हमें दूर बॉर्डर की दूसरी तरफ एक फौजी गाड़ी खड़ी नज़र आ गई। गाड़ी की लाइट्स ऑन थी। थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी भी इधर आकर खड़ी हो गई। एक और बरस्ट मारा गया। अब की बार वो बरस्ट हमसे कुछ फासले पर मारा गया और यही इन ईरानी फौजियों की गलती कर दी। वो बरस्ट हमको डराने के लिए था और हमारे इतने नज़दीक गोलियों के बरस्ट लगने से मट्टी रोशनी ऊपर की तरफ उठी। इस असना में 2 लड़के डंकरों की परवाह किए बगैर पीछे की तरफ भागने लगे। तकरीबन दूर पाकिस्तान की भी चौकी थी। उन्हें जब दूसरे बरस्ट की आवाज़ सुनी तो वो भी इधर लाइटें मारने लगे। 40-50 लड़के रोशनी में जब इधर भागते नजर आए तो ईरानी फोर्सेस वाले लगातार फायरिंग करने लगे। अब की बार वो ऊपर की तरफ मशीन गन का मुंह करके फायर कर रहे थे। मैं नवीद का बाजू पकड़कर पीछे की तरफ भागने लगा। मैंने एक डंकर को देख लिया था और अब मैं नवीद को लेकर इसी डंकर के पीछे भाग रहा था। मुझे मालूम था कि आधे घंटे तक सब ठीक हो जाएगा। ईरानी गश्ती पार्टी थोड़ी देर फायरिंग करके वापस चली जाएगी तो डंकर हमें ढूंढना शुरू कर देंगे और एक बार फिर बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिश करेंगे। गोलियां गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होती हैं और यहाँ पर इनका आज़ादाना इस्तेमाल हो रहा था। इतनी ज़्यादा फायरिंग में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने नवीद का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। अचानक मुझे नवीद की चीख सुनाई दी और वो ज़मीन पर गिर गया। मेरा हाथ इसके हाथ से निकल गया और मैं भागने की वजह से थोड़ा आगे निकल गया। मैंने जल्दी से अपने आप को रोका और वापस आ गया। नवीद अभी तक ज़मीन पर गिरा हुआ था। नवीद यार जल्दी करो, उठो इधर से, थोड़ा मज़ीद पाकिस्तानी इलाके में चले जाते हैं। अचानक फायरिंग चलती चलती रुक गई और मुझे नवीद के कराहने की आवाज़ आने लगी। गश्ती पार्टी वापस जा रही थी। नवीद उठो यार जल्दी करो, बस थोड़ी दूर और चले गए तो भी कुछ ख़तरा नहीं होगा। डंकर मेरी नज़रों से ओझल हो गया था। नवीद, मैंने इसका बाजू पकड़कर उठाना चाहा तो वो मेरे हाथ से झूल गया। मैंने इसके चेहरे को हाथ से उठाया तो इसकी गर्दन पीछे की तरफ गिर गई। नवीद, नवीद, मैं इसका सर गोद में रखकर इसका सीना टटोला तो मेरे हाथों में खून से तर हो गए। बॉर्डर की तरफ से चलाई गई कोई गोली मेरे दोस्त नवीद को चाट गई थी। गोली सीधी पीछे की तरफ से लगी और उसका दिल फाड़ कर निकल गई थी। नवीद फोत हो गया था। मुझे इसकी हल्की सी चीख ही सुनाई दी थी और वो एक लम्हे में ही अपने खालिक के हकीकी से जा मिला। मैं इसका सर गोद में रखकर वहीं बैठ गया। सिर्फ कुछ देर पहले मेरे साथ साथ भाग रहा था। 3-4 बहनों का इकलौता भाई अपने घर के अच्छे मुस्तकबिल के इस मुल्क को छोड़ना चाहता था, लेकिन इस मुल्क की मट्टी ने इसको अपना मुस्तकिल कैदी बना लिया था। नवीद की मौत बलूचिस्तान के इन सहराओं में लिखी हुई थी और वो वहीं अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, लेकिन जाते जाते अपने बूढ़े माँ बाप और बहनों को अकेला छोड़ गया। यूरोपीय ममालिक के लोग कहते हैं कि आपको अपने मुल्क में जान का ख़तरा नहीं, इसलिए हम आपको पनाह नहीं दे सकते। मुझे इन यूरोप वालों से सिर्फ यही पूछना है कि अगर हमें पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं तो फिर नवीद क्यों मर गया। इस दुनिया में सबसे बड़ी हकीकत भूख है और यही भूख हम इंसानों को दर दर के धक्के खाने पर मजबूर करती है। यही वो भूख है जिसके लिए आज नवीद ने जान दे दी है। इसका सर गोद में लेटा हुआ था। फायरिंग मुकम्मल तौर पर रुक गई थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू निकल रहे थे, लेकिन मेरे हलक से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा पूरा जिस्म दर्द से कट रहा था, लेकिन फिर भी मेरा हलक आवाज़ निकालने से कासिर था। शायद मैं पागल हो गया था जो नवीद की डेड बॉडी के बालों में उंगलियां फेर रहा था। मेरी आंखों के सामने निरमा का चेहरा घूम रहा था। वो प्यारी सी खूबसूरत लड़की अपने भाई की पहली तनख्वाह का इंतज़ार कर रही थी। इसे 25-30 हज़ार का एक चेक तो ज़रूर मिलता जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मरने वालों के लवाहकीन को अदा करती है, लेकिन भाई कभी ना मिलता। बहनें पागल होती हैं जो अपने भाइयों से इतनी मोहब्बत करती हैं, इतनी मोहब्बत करती।